हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने फोर्थ लेसन अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसमें हम ईयू आसियान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लिमिटेशन ऑफ चाइना के बारे में पढ़ेंगे। Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs। तो इसमें लिमिटेशन ऑफ चाइना में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है चाइना में, किसके साथ? नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। 100 मिलियन पीपल लगभग जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं। Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th century। यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और वहाँ कंडीशन देखते हैं फीमेल की के काम की, तो वो एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरीज। जैसे कि यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में फीमेल वर्क कंडीशन जो थी वो जितनी खराब थी उतनी अभी भी वहां पर बनी हुई है। थर्ड पॉइंट दिया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन हैव इंक्रीज्ड। जैसे जैसे कोई भी देश डेवलप्ड होता जाता है, इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो लाजमी होता है और करप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब आता है इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में आपको वैसे पता ही होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी कंट्री है, नेबर कंट्री है। तो नेबर कंट्री में हमें पता है कि चाइना हमारे साथ कैसे कैसे क्या करता है और हमारे रिलेशन कैसे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड आकाशी चीन रीजन्स ऑफ लद्दाख इन इंडिया। आपको पता ही होगा 1962 में इंडिया और चाइना आमने सामने हो गए थे और दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चाइना जीत गया था और उसने हमारे इंडिया के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया था। तो इंडिया चाइना रिलेशन जो हैं वो अच्छे ज़्यादा नहीं रहे हैं और यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, बॉर्डर से लेकर के जो झगड़ा है वो हमेशा बना रहता है। और अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन जो है लद्दाख का, यहाँ पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट बना रहता है। सेकंड पॉइंट दिया है चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950 which was protested by India against China। चाइनीज तिब्बत पर टेक ओवर करते हैं 1950 में, विच वाज प्रोटेस्टेड बाय इंडिया, जिसका विरोध इंडिया करता है। इसलिए चाइना इंडिया की इस बात से नाखुश हो जाता है और वह इंडिया के खिलाफ हो जाता है। गिव शेल्टर टू दलाई लामा बाय इंडिया एंड चाइना टोल्ड टू ब्रेक पंचशील एग्रीमेंट। और दलाई लामा को भारत में शरण दी गई, इससे चाइना जो है वो पंचशील एग्रीमेंट के टूटने की बात कहता है। इंडिया और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट हुआ था और इस पंचशील एग्रीमेंट के मामले में एक पॉइंट ये भी शामिल किया गया था कि कोई भी देश एक दूसरे के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। और यही बात थी कि चाइना ये कह करके कि भारत ने पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ा है और उसने दलाई लामा को शरण दे करके इन चाइना के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है, तो इसीलिए वो पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ने की बात कहता है। लेकिन भारत हमेशा से ही इस नीति पर अपना काम करता है कि अगर कोई भी उससे शरण मांगेगा या अपनी हेल्प मांगेगा तो इंडिया उसकी हेल्प जरूर करेगा। तो फोर्थ पॉइंट आता है चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। इंडिया जो है वो चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। इस बात का सभी को पता है कि चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था 1962 में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन
दिसंबर 1988 टू इम्प्रूव इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे तो 1988 में राजीव गांधी जी चाइना की यात्रा पर गए थे और उनका मेन पर्पज यही था कि इंडिया चाइना के रिलेशन को सुधारा जाए। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, दे हैव आल्सो साइन एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और राजीव गांधी की चाइना जो ट्रिप थी वहाँ पर जब वो गए थे तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था कल्चरल एक्सचेंजेस को लेकर के, यानी कि जो सांस्कृतिक बदलाव हैं उनको लेकर के, और कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एग्रीमेंट किए गए थे। फिर सेवंथ पॉइंट आता है। सेवंथ पॉइंट में दिया गया है आफ्टर 1999 के बाद ट्रेड इंक्रीज्ड बाई 30% एनुअली। भारत और चाइना का जो व्यापार था वो 30% एनुअली बढ़ना शुरू हो गया था, यानी कि हर साल 30% जो है वो बढ़ता चला गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, चाइनाज असिस्टेंस टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम आल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस। चाइनाज असिस्टेंट जो था वो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें चाइना पाकिस्तान की हेल्प करता है। आल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस, इससे भारत को नाराजगी होनी ही थी, तो इससे भी दोनों में अंतर आया था। चाइनाज मिलिट्री रिलेशंस विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यूड एज टू इंडियन इंटरेस्ट। जो चाइनीज मिलिट्री थी उसके बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संबंध, ये भी भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। फिर आता है जापान। जापान में क्या होता है, इसमें पॉइंट दिया गया है, दे हैव ए रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड हैविंग फेमस ब्रांड्स सच एज सोनी, पैनासोनिक, कैनॉन, सुजुकी के बाद है होंडा, टोयोटा, मज़दा। ये सारी जो कंपनियां हैं रेपुटेड कंपनियां, ये सारी कहाँ से हैं, जापान से हैं। तो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है वर्ल्ड में, पहली अमेरिका। इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G8। G8 ग्रुप है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यह G8 का एकमात्र सदस्य है जापान ही है एशिया से। जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर्ड द डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और जापान ही एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जिस पर न्यूक्लियर बम गिराया गया है। ये हम अपने फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। ये 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। लिटिल मैन और फैट बॉय, इस नाम से ये बम गिराए गए थे। एंड प्रोग्रेस्ड रैपिडली आफ्टर इट। और न्यूक्लियर बम गिराने के बाद यहाँ पर जो नुकसान हुआ था उसके बावजूद इसने बहुत तेजी से विकास किया है, यानी कि जापान जो है वो बहुत तेजी से विकास करके एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। फिफ्थ पॉइंट आता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ द UN, ऑलमोस्ट 20%। और UN बजट में कंट्रीब्यूट करने वाला सेकंड लार्जेस्ट कंट्री भी जापान ही है, और वह UN बजट में 20% कंट्रीब्यूशन देता है। और यह दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले अमेरिका है। जापान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ इट्स GDP। जापान अपनी मिलिट्री पर जो खर्च करता है वह उसकी GDP का केवल 1% होता है। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और यह वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आता है जो अपनी मिलिट्री पर इतना खर्चा करता है। तो हमने, जैसा कि इस लेसन का नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर,
यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी कि आज के टाइम पर जो वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका है, उसके अलावा और भी महाशक्तियां ऐसी हैं, और भी पावर ऐसी हैं, अल्टरनेटिव पावर्स ऐसी हैं जो मतलब हर साल उभर करके आ रही हैं, अपनी जीडीपी को बढ़ावा दे रही हैं, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड होते जा रहे हैं। तो आजकल अल्टरनेटिव सेंटर्स जो हैं पावर के, वो भी बन गए हैं। ये हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, जापान चाइना जो अमेरिका को टक्कर देने वाले हैं, और वो लगातार डेवलप्ड होते जा रहे हैं, और लगातार अपनी जीडीपी को बढ़ावा देते जा रहे हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस लेसन में हमने जो मेन पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया है, और आप इस लेसन को एक बार कंप्लीटली लाइन टू लाइन पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद। जितनी भी वीडियोज इस लेसन से रिलेटेड बनाई गई हैं, उन सभी वीडियोज को ध्यान से देखेंगे, और लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड जो डाउट क्लास होगी वो आपकी कल होगी। थैंक यू।